हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक चल रही थी। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी से बात करते हुए जेलेंस्की पश्चिमी देशों का एक खतरनाक एजेंडा पूरा करने के लिए भारत में होने वाली G20 बैठक में आना चाहते हैं। सोल्यूशन तो मोदी जी ने आश्वासन वहां पे दे दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये लड़ाई जो खत्म होगी ना, ये भारत करवाएगा, क्योंकि भारत की दोनों से बनती है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मुलाकात उनकी हुई, और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो इन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेलेंस्की और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनको एक मीटिंग हुआ है G7 के मीटिंग के पैरेलल में, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान इसके ऊपर क्यों डिस्कस करना है? क्योंकि आप जब G7 का डिक्लेरेशन निकल के आया है ना, वहां पे आप देखिएगा जो इतना भी डिक्लेयर पॉइंट्स है ना, वो एमिंग एट चाइना। ठीक है, चाइना को पूरा टारगेट किया गया है और पाकिस्तान इसलिए वहां पे चिल्ला रहा है। तो हम इसको एनालाइज करेंगे। पहले हम एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत बोलेंगे। देखिए, इनिशियली क्या हुआ है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की का मीटिंग हुआ है, और उस टाइम पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली बोल दिया कि हम लोग कुछ भी करेंगे कि सो दैट ये जो इशू है ना रशिया और यूक्रेन का इशू, ये जो इशू है ये टल जाए। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि देखिए जो रशिया और यूक्रेन वॉर है ना, इसको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली हम लोग नहीं देखते हैं, हम एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड से देखते हैं और एक ह्यूमैनिटी लेवल में चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो ह्यूमन वैल्यूज है ना, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। एक्चुअली ये सब डिप्लोमेटिक वर्ड है, ठीक है, सबको पता है, ये किसी को ह्यूमैनिटी का मतलब ये नहीं होता है। अल्टीमेटली वो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली गेन ही अल्टीमेट गेन है। एनीवेज, और रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, इन्होंने नरेंद्र मोदी ने क्लियरली वॉर मेंशन किया है, और ये वॉर मेंशन करने के बाद भी कोई रशिया से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। अब ये क्यों हुआ है मेरे को नहीं पता। जनरली एक तो आना चाहिए था, तो फिर आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि इंडिया को ये चीज पता था और उन्होंने रशिया को अकॉर्डिंगली कंडेम कर भी दिया था। और यूएस और यूयू ये चाहता था, यूएस एंड उसका जितना भी वेसल स्टेट है, स्पेशली यूयू, वो चाहता था कि इंडिया को इससे बैकस्लैश आए रशिया से, लेकिन आई थिंक कुछ आया नहीं। तो उनका ये तो स्ट्रेटेजी नहीं है रशिया को, मतलब रशिया को इंडिया के अगेंस्ट में तो नहीं, मतलब इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं हो पाया और रशिया को इंडिया के अगेंस्ट में नहीं हो पाया। यूएस ये सब चीजें करेगा, ठीक है। और यूएस एक भी कुछ चीज कोशिश करता है कि बार बार ये जो रशिया यूक्रेन वॉर में ना चाइना और इंडिया को एक साथ क्लब कर देता है, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया ने बोल दिया कि देखिए हमारा इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी दुनिया में भाड़ में जाओ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चाइना में अलग है, चाइना में ये सोचता है कि हाँ किसी भी तरह हम यूएस को अंडरमाइन कर सकते हैं ये रशिया यूक्रेन को। तो ये एक ऑप्शन है। उसके बाद देखिए चाइना को तो मैं पहले ही बोल दिया कि ये जो जितना भी डिक्लेरेशन है इट इज अगेंस्ट चाइना। उन्होंने बार बार बोला है कि ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में चाइना का जो भी दखल अंदाजी है तो गुंडा कर दिया, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, वो उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, मैं आपको एकदम क्लियर जो हमारा लैंग्वेज है हम उससे बोल रहे हैं। उसके बाद तो आपको पता होगा यूएस ह्यूमन राइट्स का चैंपियन है, इराक, लीबिया, सीरिया में, अफगानिस्तान में बम मारने के बाद वियतनाम में, तो ये लोग तो ह्यूमन राइट्स का बात करेंगे। और उन्होंने कंडेम किया चाइना को कि ह्यूमन राइट्स का कुछ वैल्यू मतलब वैल्यू रेस्पेक्ट नहीं करता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, वो है मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल मतलब ये वही होता है, चाइना के ऊपर अब लगेगा बहुत सारा सैंक्शन लगेगा, और चाइना से जो यूएसए और यूरोप में बहुत सारा चीजों प्रोडक्ट जाता है ना, अब ये प्रोडक्ट जो तैयार होता है, ये तैयारी कहीं और जगह पे होगा, जैसे ये मेक इन इंडिया और कुछ शायद वियतनाम भी इसमें आ जाएगा, मतलब सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई होगा। उसके बाद तो बोला है कि रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग द न्यूक्लियर वेपन्स, पता नहीं ये आई थिंक रशिया को ये भी किया गया है, और इन्होंने क्लियर बोला कि इफ यू यूज न्यूक्लियर वेपन दैट इज द रेड लाइन, ये क्लियरली बोला, ये बोलना भी चाहिए था। और ये यूएस तो रिड्यूस रिमूविंग नहीं करेगा, बट आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ये रशिया को एम करता है। उसके बाद यूक्रेन को आपको पता होगा, वो सबको G7 कंट्री में हर किसी ने बोला कि हम आपको F-16 देंगे ही देंगे, ठीक है। मोर सपोर्ट टू यूक्रेन फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, मतलब मीडिया थ्रू मीडिया, मतलब जो हो सके करेगा। अब यूक्रेन तो बकवास चीज है, वो तो गया पूरा। और अच्छा, इसमें से और एक कंट्री है, वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को ये जो ऋषि सुनक खुद से इलेक्शन नहीं जीत पाता है, लेकिन यहाँ पे आके वो चाइना को ज्ञान झाड़ा के चाइना इज द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट दिस टाइम, ठीक है। मतलब अलग लेवल का ये सब नौटाकी चल रहा है। अब ये जो इनका आपको को जो गाली दिया है ना पाकिस्तान को, अब देख लेते हैं इन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद में बात करते हैं। हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक चल रही थी। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी से बात करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के बगल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बैठे हुए थे। जयशंकर आए, उन्होंने पीएम मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने जापान में भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। मैंने उन्हें यूक्रेनी शांति सूत्र पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस काम में भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जेलेंस्की पश्चिमी देशों का एक खतरनाक एजेंडा पूरा करने के लिए भारत में होने वाली G20 बैठक में आना चाहते हैं।
जेलेंस्की बार बार भारत से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें G20 बैठक में आने दिया जाए, लेकिन भारत सीधे सीधे मना पहुंच गए। लेकिन जेलेंस्की जानते नहीं कि पीएम मोदी उनकी और पश्चिमी देशों की चाल में फंसने वाले नहीं हैं। भारत जानता है कि जेलेंस्की को G20 बैठक में बुलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो G20 बैठक को रूस विरोधी मंच नहीं बन। सोल्यूशन तो मोदी जी ने आश्वासन वहां पे दे दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये लड़ाई जो खत्म होगी ना, ये भारत करवाएगा, क्योंकि भारत की दोनों से बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भारत है, इसमें तो कई देश लगे हुए हैं यार, इसमें यूनाइटेड नेशंस लगा हुआ है, इसमें सब कुछ लगे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अकेले जाके बोलेगा लड़ाई बंद करो और दोनों कहेंगे ठीक है जी आपने बोल दिया हम बंद कर। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। लेकिन इंडिया विल हैव अ ह्यूज रोल इन दिस बिकॉज इंडिया इज अ क्रेडिबल पार्टनर। जो क्रेडिबिलिटी होती है ना किसी की, जैसे चाइना क्रेडिबल नहीं है। चाइना अमीर है लेकिन चाइना क्रेडिबल नहीं है। चाइना चोर है, चाइना एक अमीर चोर है, पाकिस्तान एक गरीब चोर है, चोर दोनों है। ठीक है, ये झूठ बोला, इसकी जेब काटी, यहां पे ये करा, ये सब ओछी हरकतें। एक अमीर चोर है, गरीब चोर है। इंडिया क्रेडिबल पार्टनर है। अगर मोदी जी कहते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, मैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कहना चाहता हूं कि इंडिया अपनी जान लगा देगा, इंडिया सब कुछ करेगा, व्हाटएवर इट कैन डू इट्स अटमोस्ट टू एंड दिस वॉर। इसका मतलब इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। जेलेंस्की इस बात को डाउट नहीं करेगा और प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को डाउट नहीं करेगा, ये बात पक्की है। ये बात भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मुलाकात उनकी हुई, और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर-ए-आज़म काफ़ी एक्टिव नजर आए वहाँ पे। फिर क्वाड की मीटिंग भी हुई। क्वाड जिसमें आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और भारत पे मुश्तमिल है। और फिर अगली सरबराही जो होगी, इसकी समिट जो होगी क्वाड की, वो अब भारत में होगी 2024 में। और मुझे लगता है क्योंकि एक ज़माना था जबकि रशिया भी G7 का नंबर था और उस वक्त G8 कहलाता था, लेकिन 2014 में जब क्राइमिया का मामला हुआ तो फिर रशिया की जो है मेंबरशिप सस्पेंड कर दी और फिर वो अब तो यूक्रेन के बाद तो अब G7 हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे, उसको किसी स्टेज पे ये कहा जाए कि आप ही इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और वेस्ट चाहता भी है कि वो चाइना और ख़ास तौर पर रशिया से भारत को दूर करे, और जो काउंटर वेट है चाइना के लिए उनको चाहिए इस रीजन में, भारत को उस तरह जो प्रमोट कर रहे हैं। तो एक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन देखना यही है कि आया भारत जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसी तरह रशिया के साथ उसके खसूसी दिफाई ताल्लुकात भी हैं, क्या उनको पैसे पुश डालकर वो G7 की तरफ जाएगा, या जो ये डेवलप्ड आप इन्हें कह लें डेमोक्रेसीज हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं इनकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, और G7 को G8 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर G20 के अंदर भी कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि रशिया को उसकी मेंबरशिप से फारिग किया जाए, क्योंकि आपको याद ही होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक्चुअली वारंट्स भी इशू किए हुए हैं प्रेसिडेंट पुतिन के लिए। अब देखना यह है कि जो G20 की समिट मीटिंग होती है भारत में, चूंकि इस वक्त